नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले इस वक्त चर्चा खूब गर्म है कि कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों नहीं आ रही, इतना इंतजार क्यों हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे उम्मीदवारों के नाम का जो फाइनल हो रहा है दिल्ली में हो रहा है, थोड़ा सा और वक्त लगेगा, लेकिन एक एक सीट पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, रायशुमारी बना रहे हैं और तभी 70 सीटों पर हमारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में जो ही फैसला लिया जाना था हो चुका है, आखिरी मुहर लग चुका है, लेकिन प्रदेश कार्यालय में बैठकर मदन कौशिक की तरफ से, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से नामों का ऐलान होगा, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं उनके अंदर खास तौर पर वैसे लोग जिन्हें इस तरह की एक शंका हो गई है, उन्हें आशंका लग रही है कि शायद उन्हें चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, उन लोगों का थोड़ा सा जोश कम होता दिख रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। होने वाला है जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान। प्रत्याशियों के नाम पर क्यों बना है सस्पेंस? उम्मीदवारों के चयन में क्या है सियासी फॉर्मूला? उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। 21 जनवरी से 28 जनवरी तक विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे, लेकिन उत्तराखंड में जो सियासी हलचल है उसमें राष्ट्रीय दल अपने अपने प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाए हैं। उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का मंथन जहां दिल्ली दरबार में चल रहा है, वहीं उत्तराखंड बीजेपी का मंथन प्रदेश कार्यालय में चल रहा है। हम पूरा दौरा लेंगे कोर कमेटी में और चुनाव समिति में। बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे प्रमुख लोग हैं जो उत्तराखंड के पूरा इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है। ऐसे लोगों से हम डिटेल चर्चा करेंगे और इलेक्शन कमेटी में हम हर एक विधानसभा का शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे। और कल परसों हम दिल्ली में हमारे सेंट्रल लीडरशिप से भी बातचीत करके शीघ्र ही हमारा फर्स्ट लिस्ट रिलीज करेंगे। आज प्रदेश स्तरीय जो हमारी समिति है उस पर चर्चा होगी और जो भी नाम आएंगे, क्योंकि काफी नाम आए हुए हैं, एक एक सीट पर बहुत ज्यादा दावेदार है हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा नेतृत्व हमारे पास है। ये जरूर है कि हमारे पास लंबी कतार है। अंततः जो नाम आए सभी पर चर्चा होगी और वो नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे, वहीं से अंतिम निर्णय होगा। उत्तराखंड कांग्रेस दावा कर रही है कि उम्मीदवारों के नाम पर कोई सस्पेंस नहीं है। एक एक सीट पर रायशुमारी बनाई जा रही है। लंबी सूची होने की वजह से एक उम्मीदवार पर मुहर लगने में देरी हो रही है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब आपने देखा 2 दिन लगातार हमारी 5-5 घंटे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली और उसमें 70 की 70 विधानसभाओं पर एक राय बना ली गई है, लेकिन अंतिम निर्णय तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने लेना है और आज वहाँ हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। 1-8 दिन का समय वो लेंगे और बहुत जल्द आपको 17 या 18 तारीख में पहली लिस्ट हमारी जारी होती हुई दिखेगी। उत्तराखंड बीजेपी जहां 60 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। ऐसे में दोनों ही सियासी दल इस चुनाव को लेकर बहुत ही सोच समझकर उम्मीदवार पर आखिरी मुहर लगा रहे हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार पर ज्यादा फोकस कर रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो जिताऊ उम्मीदवारों पर पूरी तरह से फोकस है कांग्रेस और बीजेपी का। इस बार उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के आने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की चिंता थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है। वैसे कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी को वैल्यू, राजनीतिक तौर पर कोई भाव देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं अब दोनों पार्टियों की रणनीति भी थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। तभी इतना वक्त लग रहा है कि किस तरह के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि दूसरी पार्टियों पर वो भारी पड़े। जहां कांग्रेस के पास एक बार फिर से सत्ता में वापसी
करने का जो बाकायदा उनकी तरफ से एक बड़ी कोशिश की जा रही है, उस पर पूरी तरह से वो काम कर रही है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त उसकी सरकार है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ही मजबूत इस वक्त उत्तराखंड में उसके खिलाफ बनता दिख रहा है। तो एक बड़ा लुफोल्स है बीजेपी के लिए, जिसे वो हर हाल में इस पर पूरी तरह से इसका जो भी डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से या हो रहा है, उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि तीसरा विकल्प मैं दूंगा। जनता वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार से तंग आ चुकी है और पिछले 21 सालों के दरमियान ना तो कांग्रेस की सरकार की तरफ से ना तो बीजेपी की सरकार की तरफ से कोई काम हुआ और जनता इस वक्त बदलाव के पूरी तरह से मूड में है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त हैं विकल थपलियाल जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार थपलियाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। नमस्कार। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला उत्तराखंड में होना है, उम्मीदवारों का कोई अता पता नहीं है। कह तो रही है कांग्रेस और बीजेपी कि बहुत ही जल्द उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। किसी अलग तरह के फॉर्मूले के आधार पर क्या कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश हो रही है? इस बार उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल करने की कोशिश हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है आपको अविकल जी? देखिए, अभी नॉमिनेशन में समय बाकी है और 21 तारीख से आपके नॉमिनेशन शुरू होंगे और अभी 15 तारीख है, अभी 5-6 दिन और है। और चूंकि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों बड़े दल हैं और ये देख रहे हैं कि पहली लिस्ट कौन जारी करता है, उसके अनुसार ही दूसरा दल अपनी पहली लिस्ट जारी करेगा। एक कशमकश दोनों दलों के बीच ये चल रही है कि पहली लिस्ट कौन कब और किस समय जारी करेगा। और चूंकि अमूमन इससे पहले भी जितने चुनाव हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि लगभग नॉमिनेशन के आसपास जो कंफर्म जो इनके टिकट हैं, जिनमें बहुत दुविधा नहीं है, जिनमें बहुत जंग नहीं है, जिनमें बहुत झगड़ा नहीं है, उनको नॉमिनेशन से 24 घंटे पहले तय किया जाता है और वो सूची लगभग जारी की जाती है। तो एक जो ऐसी सूची दोनों दलों की है जो विवादास्पद नहीं है, जी सहमति है सबकी, तो ऐसे जो उम्मीदवार हैं या ऐसे जो प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है कि अभी कम से कम 19-20 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए कि आ सकती है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम एक आध दिन में कर देंगे, बीजेपी भी ये कह रही है एक आध दिन में कर देंगे, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि अगर हमने सूची जल्दी जारी कर दी तो जो बगावती तेवर है या जो बाकी चीजें, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को बगावत झेलनी पड़ जाए। तो इसलिए भी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है दोनों दल। और जहां तक आपने त्रिकोणीय उसकी बात करी, तो आम आदमी पार्टी ने बेशक अपने काफी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वैसे भी आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी उत्तराखंड में लड़ रही है पहली बार, और उनके पास कुछ जगह उम्मीदवार हैं, कुछ जगह उम्मीदवारों का टोटा है, लेकिन वो जो भी उनके पास उम्मीदवार हैं या जो भी उनके पास सूची है वो काफी कुछ वो बिल्कुल इसलिए भी उन्होंने जल्दी जारी कर दी कि उनके यहाँ कोई बहुत झगड़ा इस समय दिख नहीं रहा। झगड़ा इसमें अच्छा, अब अविकल जी एक बात और बताएं, इसके बावजूद क्या लग रहा है कि इस बार नामों पर जो फाइनल मुहर लगने वाली है या लग चुकी होगी, अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्या लग रहा है किन किन इक्वेशंस, क्या क्या समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार टिकट दिया जा रहा होगा? देखिए, कांग्रेस में एक सीधी सी बात है कि उनके पिछली बार 2017 में 11 एमएलए जीते थे केवल, और उसमें से भी आपके कुछ एमएलए आपके निकल गए पार्टी से, जैसे पूर्व से राजकुमार निकले हैं, एक दो और निकले हैं। इधर बीजेपी से भी यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य कांग्रेस में आ गए हैं। तो कांग्रेस में जहां तक मुझे ये लगता है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, हालांकि संख्या कम है, लेकिन बाकी जो और बची हुई सीटें हैं उनमें भी कांग्रेस में बहुत मारकाट है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि मरा हाथी जैसे कहते हैं 1.25 लाख का कुछ ऐसे ही है, वहां भी फेरिस बहुत लंबी है और उनको ऐसा लग रहा है कि हम इस बार सत्ता में आ सकते हैं। तो जो मंथन कांग्रेस के अंदर चल रहा है वो मुझे लगता है कि एक जिताऊ उम्मीदवार हो, कोई अगर 2-3 बार से लगातार हार रहा है तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है उनको टिकट, सभी को टिकट ना दिया जाए। तो ये स्थिति अभी कांग्रेस में चल रही है कि जो बीजेपी को टक्कर दे सके उस तरीके की वहां बात चल रही है। और जहां तक बीजेपी की बात है उसमें जो एक शुरुआत में एक ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि काफी टिकट उत्तराखंड में काटे जाएंगे और कम से कम ये सूची 25 से 30 के बीच में बताई जा रही थी, जबकि 70 की विधानसभा है।
लेकिन जो यूपी में अभी भगदड़ मच रही है बीजेपी के अंदर और लगातार वहां से मंत्री बीजेपी के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी या अन्य दलों में, तो उसको लेके भी बीजेपी थोड़ा सा यहाँ भी एक सशंकित हो गई है कि अगर हमने बहुत सीमा तक सिटिंग विधायकों के टिकट काटे तो हो सकता है कि बगावत ना हो जाए। तो अब ये लगता है कि जैसे 2012 में खंडूरी जी के समय भी कम से कम 10 से 12 के बीच में 10 कम से कम सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए थे, तो इस समय भी ऐसा लगता है कि 15 के आसपास इनके जो सिटिंग एमएलए हैं लगभग उनके ये टिकट काट सकते हैं और नए चेहरे एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे। एक बात अब विकल जी, और एक बात जो सामने आ रही है उत्तराखंड में कि बीजेपी, खासतौर बीजेपी की तरफ से युवा चेहरों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अगर इस तरह की बात रही तब तो देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के टिकट कटेंगे। युवा चेहरे थोड़े कम हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस कर लें। युवा चेहरा ठीक है, अननोन है, लोग नहीं जानते हो। आम आदमी पार्टी में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो फिर बीजेपी ठीक है, उनके सीएम पद के जो उम्मीदवार हैं या जो जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, धामी साहब हैं, युवा हैं, लेकिन बाकी जगहों पर टिकट वितरण के समय में क्या इतने युवाओं की संख्या है बीजेपी के पास जो जिताऊ हो? देखिए, दरअसल उत्तराखंड में 2014 से एक ट्रेंड चल रहा है यहाँ के चुनावों का कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। किसी चेहरे पे, ये स्थानीय चेहरे पे इन्होंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया है। 2012 में ये खंडूरी जी के चेहरे पे लड़े थे, खंडूरी है जरूरी नाम दिया था, लेकिन एक सीट हारने की वजह से इनके हाथ से सत्ता निकल गई दोबारा। उसके बाद से 2014 से जो मोदी मैजिक उत्तराखंड में चल रहा है, 2014 आपने देखा, 2017 का आपने चुनाव देखा कि बम्पर आपको 57 सीट दी है। एक मतलब ऐतिहासिक निर्णय था यहाँ की जनता का। 2019 का लोकसभा चुनाव देखा, अब 2022 का है, तो 2022 के चुनाव में भी सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। और यहाँ के जितने भी नेता हैं, प्रदेश स्तरीय या जो भी विधायक हैं या जो भी मंत्री हैं, वो भी मोदी का नाम लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मोदी के नाम से ही हम जीत सकते हैं। और जहां तक आपने बात करी, युवाओं की बात करी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत एक्सपेरिमेंट कर ले बीजेपी यहाँ पर। हालांकि उनके सर्वे हुए हैं, पार्टी के सर्वे हुए हैं, संघ के भी अपने सर्वे हुए हैं। अभी उन्होंने एक सुझाव पेटिका रखी थी जिसमें जो पैनल है, पैनलिस्ट जो है दावेदार, उन पर मंडल अध्यक्षों से या बाकी जो जिले के जो और पदाधिकारियों से वोट डलवाई। कल ही वो पिटारा खोला, उसमें उन्होंने देखा है कि किसके प्रति ज्यादा रुझान है, किस कैंडिडेट के प्रति, तो उसको भी वो ध्यान में रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत युवाओं को टिकट दे देंगे। पिछली बार भी काफी युवा जीत के आ गए थे मोदी के नाम पे। मतलब साफ है, मतलब साफ, बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से कही कि 2014 से अभी तक बीजेपी दरअसल पीएम मोदी मैजिक या इफेक्ट, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है उत्तराखंड की राजनीति बीजेपी की। दिनेश गौड़ जी इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस के। दिनेश गौड़ जी, बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पास पीएम मोदी का इफेक्ट है, उनका मैजिक है, उसके बलबूते अभी तक जीतते रहे हैं। भले हम सीएम बदल देते हैं, भले युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जीत हम जो पीएम मोदी की तरफ से या जो उनका मैजिक है उसी के आधार पर हम लोग सोचते हैं। आपके पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का मैजिक तो उत्तराखंड में चलेगा नहीं। हरीश रावत, नो डाउट, हरीश रावत आपके बहुत ही बेहतरीन नेता है कांग्रेस पार्टी में, जिसके बलबूते आप लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सियासी खींचतान है कांग्रेस के अंदर। बताइए सर, टिकट को लेकर के क्या सियासी फॉर्मूला आप लोग अपनाए हैं इस बार? दिनेश गौड़ जी। जी देखिए, इस बार आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस समय का जो चुनाव है वो आप सही कहा, मेरे मित्र जो हैं कह रहे थे कि भाजपा हमेशा तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ती आई, और वास्तव में मोदी जी का नाम लेके ही भाजपा ने आज तक चुनाव लड़े हैं। और अपनी इनकी खुद की, क्योंकि राज्य के चुनाव है और स्टेट में इनकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो इनकी खुद की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और आप चाहे रोजगार के मामले में देख लीजिए, आप चाहे महंगाई के मामले में देख लीजिए, आप चाहे विकास के मामले में देख लीजिए, केंद्र की दो योजनाओं को हमेशा आगे लेके चलते हैं। अपनी जो इनकी कोई राज्य सरकार की जो विशेष उपलब्धियां, कोई ऐसी उपलब्धियां है नहीं, तो इसलिए वो मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे। लेकिन कब तक मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। मोदी जी तो नहीं आएंगे पहाड़ के युवा को रोजगार देने के लिए, मोदी जी नहीं आएंगे उत्तराखंड के विकास के लिए। मोदी जी ज्यादा से ज्यादा एक परियोजनाएं लगा देंगे, वो चलेंगी अपनी जगह पे, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो
कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर सही बात, सिर्फ उत्तराखंड नहीं देखना है, हर जगह उनको देखना है, ठीक बात है। लेकिन ये सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 5 साल में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम नहीं किए। और तो जब था, जब इनके पास समय था तब इन्हें करना चाहिए था, ये चरणबद्ध किए थे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक जरूरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ दिनेश गौड़ जी, जरूरी सवाल, रहने दीजिए, बीजेपी के बारे में आप लोग क्यों इतना बात करोगे। दिनेश गौड़ जी, एक जरूरी सवाल, टिकट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेंगे, कई उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, इतनी इस तरह का सस्पेंस क्यों बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में, क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो इस बार क्या है कि लोगों का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ है। और जो नई युवा पीढ़ी है वो वास्तव में ये समझ गई है कि भाजपा जब आई है उसमें रोजगार के रास्ते बंद थे और उनका फिर से रुझान जो है कांग्रेस की तरफ लौटा है। और इस बार इसीलिए घमासान भी है, हमारे दल में टिकट के लिए जो है मारामारी है। कई एक स्थान है जहाँ लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, तो उनके टिकट नहीं कटने, लेकिन नए लोगों को टिकट देना तो उसमें मंथन जारी है। और निश्चित तौर पे पार्टी भी अब फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करती, वो दूसरे दलों के विधायकों को छोड़ के अपने साथ ले आती है और अपनी सरकार बनाती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ये गिरा देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस बार थोड़े फूक फूक के कदम रख रही है। और निश्चित तौर पे आप देख लीजिए, नहीं, फूक फूक कर कदम मतलब क्या रख रही है? क्या आप लोग बहुत भारी संख्या में टिकट काटने वाले हो, क्या करने वाले हो? वैसे पिछले बार तो बहुत ज़्यादा लोग थे भी नहीं, 11 सीटें आई थी आपको, तो इन 11 को मिलेगा नहीं मिलेगा, जो क्राइटेरिया है टिकट बांटने का क्या है, उस पर मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा था। नहीं, देखिए, टिकट हमारे यहाँ टिकट काटने की कुछ गुंजाइश नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 11 लोग जीत के आए थे पिछली बार और वो मोदी मैजिक में सब भूल गया था। लेकिन इस समय जो है कांग्रेस भी नए चेहरों को वो मौका देगी इस बार। और खासकर ऐसे लोगों में गांव खेलेगी जो वास्तव में पार्टी के प्रति वफादार हों और जो इस तरह का चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ बोलने की इसमें आवश्यकता भी नहीं है फिलहाल, जब तक ऐलान नहीं हो जाता। आपको भी क्या बहुत सारी जानकारी तो होगी नहीं, क्योंकि एंड टाइम ऐलान होता है, लिस्ट जारी की जाती, तभी कई पदाधिकारियों को भी पता चलता है। मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद दिनेश जी। अविकल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अविकल साहब, ठीक है, सियासी फार्मूला जो भी हो, लेकिन उत्तराखंड में क्या इस बार कौन सा मैजिक काम करेगा, ये ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी दावे कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि 60 से ऊपर सीट लाएंगे, तो कैसे किसी की जीत कैसे होगी इस बार? देखिए, इस बार जो चुनाव है इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी यहाँ पे अपनी जनसभा करके जा चुके हैं। हाँ। और कांग्रेस से राहुल जी कर गए हैं। प्रियंका जी को आना था, लेकिन तब तक आपका कोविड बढ़ गया है। अभी जो पूरे केजरीवाल जी भी आ गए थे वहाँ पे। केजरीवाल जी तो लगातार आ ही गए हैं, हर महीने में आ गए हैं। सिसोदिया जी उनके आ ही रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है ये मुझे लगता है, और आपके भी अब तक का जो पत्रकारिता का अनुभव है या जो आपका राजनीतिक अनुभव है या जो आपका रिपोर्टिंग का अनुभव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहला चुनाव एक ऐसा होना जा रहा है कि जिसमें अब कोई रैलीज नहीं होगी। दरअसल हम और आप रैलीज देख के अंदाजा लगाते थे कि भाई किस नेता का जादू चल रहा है, जनता किस नेता के भाषण पे जोर शोर से शोर कर रही है, जनता किसकी तरफ, एक माइंडसेट पता लगता था। इस बार कोरोना ने पूरा जो प्रचार का सीन है वो पूरा ही बदल के रख दिया है और वर्चुअल उस पर आके टिक गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार जो भी थे या दावेदार जो भी थे उन्होंने अभी तक अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया, वो भी एक दो तीन बार हर घर में इधर उधर हो आए होंगे अपने गांव में। लेकिन फिर भी अब जो टिकट बंटने के बाद जो असली लड़ाई शुरू होती है, जो पार्टी अपने मुद्दे रखती है, जनता के बीच में जाती है, उन्हें समझाती है कि आप हमें वोट क्यों दें, उस पर इस समय वही पार्टी ज्यादा जोर मारेगी जिसका अपना डिजिटल वर्क बहुत अच्छा होगा और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में
बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहे होंगे जो दल। और इन तीनों दलों में मैं आम आदमी पार्टी को इसलिए इसमें शामिल कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने जब उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा करी तो उसी दिन, पहले दिन से ही उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उनकी अगर विधायक आती है, हल्द्वानी में आती हैं, मसूरी आती हैं, या उनके कर्नल कोठियाल कहीं गांव-गांव जाते हैं, या मतलब अविकल ये आप ये कह रहे हैं कि देखिए पूरा चुनावी अनुभव ही इस बार बदला नजर आ रहा है। बात सही भी कर रहे हैं। अपनी पत्रकारिता या फिर वैसे तमाम लोग जो चुनाव से संबंधित पत्रकारिता करते रहे उनके लिए वाकई में बहुत ही पहला अनुभव है, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां पर हम लोगों को देखने के लिए रैलियां नहीं मिल रही हैं, पदयात्राएं नहीं मिल रही हैं, रोड शो नहीं हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, तो हर जगह पत्रकार तो वहाँ रहता नहीं है। किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या इसका असर होगा, या पिछली बार जितनी चुनाव प्रचार या पद यात्राएं रोड शो हो चुकी हैं क्या उस आधार पर जीत के दावे करें। शादाब शम्सी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत देरी से आए सर आप, बहुत सारे सवाल देखिए निकल जाएंगे, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बीजेपी में उम्मीदवारों की लिस्ट अभी क्यों नहीं निकल पा रही, देरी की वजह क्या है, और थोड़ा सा बताएं कि अभी चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता सब कर क्या रहे हैं। आप लोग कह तो रहे हो, दावे कर रहे हो कि आईटी सेल हमारा सबसे बड़ा है, इसी के बलबूते हम जीत लेंगे, या फिर बहुत ऐसा काम सरकार की तरफ से किया जा चुका है कि जनता का माइंड से बीजेपी के लिए ही है। बताइए इस दावे को कैसे समझे कोई। देखिए, हम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है, और आज उत्तराखंड में 57 सीटें लेके हम सरकार चला रहे हैं। हमारे खिलाफ जिन सियासी पार्टियों को चुनाव लड़ना है वो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। हमारी तो बात ही अभी अलग रख दीजिए। वहां रोज जूतों में दाल बट रही है। रोज आज सरिता आर्या कह चुकी कांग्रेस से कि मुझे टिकट नहीं दे रहे, मैं छोड़ के जा रही हूँ। रोज बड़ी लंबी कतारें लोगों की खड़ी हो रही है। हम ये कह रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, और इसलिए हमारा सब कुछ तय हो चुका है। हमारा जो सिस्टम है, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बैठा था, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो पैनल जाते हैं, 3 लोगों का पैनल, मुझे लगता है कि लगभग तैयार हो गया है, और हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अब इस पे मोहर मार देगा। और क्योंकि हमने लगातार शुरू से एक बात को कहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि हम परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट का बंटवारा करेंगे, और परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जिन नेताओं की, जिन विधायकों की परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मर रहेंगे, उनके टिकट काट दिए जाएंगे। हमें कोई संकोच नहीं है कहने में, मजबूती से खड़े हैं। हमें सबको मालूम है कि जितना काम डबल इंजन की सरकार में हुआ, 1.25 लाख करोड़ रुपए इस बार मिले। सोचिए अगर 55-60 साल इनकी सरकारें रही, अगर ऐसा विकास हो जाता तो आज मुझे लगता है स्विट्जरलैंड हमारे सामने बना साबित हो जाता। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं, ऐसा सोचा हुआ था जैसे हम चाइना का हिस्सा हो, नेपाल का हिस्सा हो। लेकिन मेरी सरकारों ने काम किया, चाहे ऑल वेदर रोड हो, या पहाड़ पे ट्रेन चलाना हो, या उत्तराखंड को जो स्वास्थ्य के सुविधाओं से वंचित था उसे अटल आयुष्मान जैसी योजना देके हर उत्तराखंडी को 5 लाख का मुफ्त उपचार देने की लाइन हो। हमने काम किया है, और हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। दिनेश गौड़ जी, अब तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि शादाब जी जो कह रहे हैं, अब ठीक है 60 से अधिक सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को फिर समझने का मौका मिलता होगा ना कि लगता है मेरी तैयारी बीजेपी से थोड़ी कम है, कुछ और बेहतर करना पड़ेगा। नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। हम तो ये समझिए पिछले 5 सालों से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, और इतने भारी मतों के साथ जीत के आए थे लोग, 57 विधायक उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए थे, तो हमें भी लगा था कि एक अच्छा विकास होगा उत्तराखंड का, और अभी एक रचनात्मक भूमिका निभाएंगे विपक्ष की। लेकिन पिछले 4.5 साल आप देख लीजिए, धार्मिक को ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी रहे, उसके बाद अब धामी जी हैं। तो जिस तरह का परफॉर्मेंस आप तो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस खुद टिकट काटने पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, समय खत्म हो गया, और भी कई सवाल हमारे पास रह गए। शादाब जी से 1-2 सवाल और मुझे पूछना था, लेकिन आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।